सिंधी बेल्ट की जो हमारी पॉलिटिक्स जैसे उभरी है, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। हर साल किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई दंगा हुआ है, कि जिनको हम दंगे कहते हैं ये हम ज़्यादातर एक तरफा वायलेंस रहा है हिंदूज का मुस्लिम्स के खिलाफ। तो इसीलिए आरएसएस का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है। आप देखेंगे जो दंगे हुए हैं बिहार में, पार्टीशन के बाद के दंगे जो हैं, कि इनकी वजह ये थी कि हम पहले सोच नहीं पाए थे कि रूरल एरियाज़ में भी, देहात में भी आरएसएस की कितनी पहुंच हो चुकी थी। तो ये दंगों का ब्लेम है, ये आरएसएस के ही मत्थे चढ़ता है कि अगर आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मेन स्ट्रीम कर देंगे, उसको सत्ता में आने में मदद करेंगे, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और जिसमें से एल.के. अडवाणी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने, तो जो मीडिया में आरएसएस का इनरोड्स हुए धीरे धीरे, वो उसकी शुरुआत 77 से हो गई थी। तो इसमें मीडिया ने इनकी बहुत मदद की। राजीव गांधी की सरकार ने जितनी गलतियां की, चाहे वो बाबरी के ताले खोलने हो या शाबानो का केस हो, ये सारे धब्बे अभी भी कांग्रेस के दामन पे लगे हुए हैं। ये कांग्रेस इसको धो ही नहीं पाई, क्योंकि मीडिया कंटिन्यूसली इनको उछालता रहा। सरकार को एक्सपोज करना बहुत अच्छी बात है, मगर ये उस वक्त सरकार को एक्सपोज करने की हिम्मत मीडिया को कहीं और से भी मिल रही थी। मोदी सरकार की तक आते आते तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई है कि आप कुछ भी एक्सपोज करना चाहें उनके अगेंस्ट, कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता ही नहीं है। वो हमेशा साफ़ सुथरे उभर के आते हैं। अगर आप जड़ पे जाएंगे तो मैं इसको 1977 का इलेक्शन जिसमें जेपी ने उनको मेन स्ट्रीम किया, उसको इल्ज़ाम देती हूँ कि अगर आप हिंदू हैं तो आप नेचुरली वो हैं, देशभक्त हैं, मगर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है। एक पीआईएल डाली गई थी, कहा गया था कि लव जिहाद क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सरकार ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं, और हमें पता नहीं है लव जिहाद क्या है, कि वो सबको पता है आप मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, जैसा आप लोगों को पता ही है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और चर्चा जातियों की हो रही है। इससे मुतालिक आप लोगों की बराबर हमारे पास मेल आई और कहा कि हमें गज़ाला वहाब जी का ओपिनियन, उनका विज़न बताएं। तो देखिए, हमारे साथ गज़ाला वहाब जी हैं। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। तो अभी बिहार चुनाव को आप किस नज़र से देख रही हैं? आप तो जर्नलिस्ट भी रही हैं, ऑथर भी हैं, और अभी जातियों का सब कुछ हो रहा है, बात नमक हराम पर भी आ रही है, बात ये भी आ रही है कि इतना 17% होने के बाद भी उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया गया। ये सब चल रहा है, तो आपका क्या नज़रिया है इन सबको देखने का? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। देखिए, बिहार इलेक्शंस में मैंने, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, इस वक्त सरकार की, चूँकि एसआईआर के बाद से काफ़ी सारे इक्वेशन में बदलाव आ गया है। वहाँ पर जो इलेक्ट्रेट थे उनकी कितने लोग वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, ये थोड़ा सा इसमें मतलब शक हो गया है। मगर ओवरऑल जो देखा गया है पिछले कुछ सालों में, 2-3 साल से लोगों में गुस्सा एग्जिस्टिंग सरकार की तरफ, मौजूदा सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा है। मैं कुछ लोगों से अभी बात कर रही थी 3-4 दिन पहले, और उनमें ये एक मैं ये नहीं बोलूँगी कि भ्रम है, बट ये एक उनको ख्याल, उनका दिमाग में ऐसा है, मतलब उनका परसेप्शन ये है कि ये जो कुछ भी सरकार कर रही है, चाहे वो एसआईआर के थ्रू करा गया है या लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के थ्रू पहले किया गया है, ये एक तरीके से लैंड ग्रैब करने का एक नया तरीका इख्तियार कर रही है, ताकि वो ज़मीनें उनकी जो फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको दी जा सके। तो जो लैंड होल्डर्स हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, वो मिडिल कास्ट भी हो या अपर कास्ट भी हो, और या दलित्स हो या बैकवर्ड कास्ट हो, उन सब का इस वक्त अगर लैंड होल्डर हैं तो सबसे बड़ा उनका खौफ ये है कि किसी न किसी बहाने सरकार उनकी ज़मीन ग्रैब कर रही है। जो ये ज़मीन का है कि आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा सबमिट कीजिए। ये जब ज़मीन एक्वायर की थी, जब रजिस्ट्री हुई थी, उस ज़माने के डॉक्यूमेंट, चाहे वो 70 साल पुराने क्यों ना हो, आप वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या रहा है, कि कितने भाई थे, किसको क्या मिला, आप उसके डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए।
तो ये सारी जो पेपर वर्क सरकार ने ब्यूरोक्रेसी ऐड कर दी है ट्रेडिशनल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, तो इससे लैंड होल्डर्स में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तो अब ये आक्रोश इवेंचुअली किस चीज़ में तब्दील होता है, वोटिंग पैटर्न से कैसे बदलेगा, ये मैं नहीं बता सकती हूँ। मेरे ख्याल से ये तो अभी कोई भी नहीं बता सकता है। मगर इसके साथ साथ जो एक और चीज़ हो रही है और जो काफ़ी टाइम से हमने पिछले कुछ और स्टेट इलेक्शंस में देखा है, वो जो डायरेक्ट वो औरतों को एड्रेस करती है बीजेपी सरकार, उनको डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना, कैश ट्रांसफ़र जो होता है, उससे भी काफ़ी सारी डायनामिक्स बदल जाती हैं। कुछ साल पहले जब मैं अपनी ये किताब द हिंदी हार्टलैंड के लिए रिसर्च कर रही थी और मैं बनारस में थी, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ लोगों से बात कर रही थी, तो उनका ये कहना था कि हम नमक हरामी नहीं कर सकते हैं बीजेपी सरकार के साथ, योगी जी के साथ, योगी मोदी के साथ, क्योंकि जिन्होंने हमें इतना कैश महीने दर महीने दे रहे हैं, तो हम वोट तो उनको डालेंगे, चाहे हम उनसे खुश हैं कि नहीं हैं, चाहे उनसे हमें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेरोज़गारी में कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, उस सब से कोई लेना देना नहीं है। मगर चूँकि ये पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है जिससे हमारे घर चल रहे हैं, तो हम लॉयल्टी ये डिमांड करती है कि हम उन्हीं को वोट दें। ये उनकी नीति कामयाब रही, यूपी में रही, उसके बाद इसलिए उन्होंने महाराष्ट्र में भी इसका इस्तेमाल किया। तो मेरे ख्याल से इसका भी फ़र्क पड़ेगा जो उन्होंने बिहार में ये कर रहे हैं। उसके अलावा जो मेन है बिहार के जो ट्रेडिशनल मुद्दे रहे हैं, वो कास्ट के बैलेंसिंग रही है, जो आरजेडी करती आई है, एमवाई या जो बीजेपी करती है अपर कास्ट भूमिहार को अपने साथ लाके, तो वो सारे डायनामिक्स तो ऑलरेडी वहाँ है ही हैं, बट उनके ऊपर ये एक एडिशनल लेयर आ गई है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त बहुत सारे सिफोलॉजिस्ट भी थोड़ा झिझकेंगे कोई भी वर्डिक्ट देने के लिए कि होगा क्या। हाँ बिल्कुल सही मैम। अब किताब पर बात करें, ये किताबों का लिखने का सिलसिला कब से शुरू किया? एक्चुअली सिलसिला तो शुरू 2015 में हुआ था, जो मैंने पहली किताब लिखी थी मेरे कॉलीग प्रवीण सानी के साथ, हम दोनों ने मिलकर किताब लिखी थी, ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप, मैनेजिंग चाइना थ्रू मिलिट्री पावर। तो वो पहली किताब थी मेरी। मगर एक्चुअली मैं किताब लिखना बहुत साल पहले से चाहती थी, और मैं कई सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में चलते रहते थे कि इस सब्जेक्ट पे किताब लिखूंगी, इस सब्जेक्ट पे लिखूंगी। मगर वो काम का मैगज़ीन हमारी नई नई शुरू हुई थी, तो वो फ्रक्टिफाई नहीं हो पा रहा था, वो किताब का हिसाब बन नहीं पा रहा था। तो एक बार जब ये ड्रैगन ऑन आवर डोर स्टेप छप गई और अच्छी खासी कामयाब किताब हुई, कई सारे रीप्रिंट्स में एक साल के अंदर ही चली गई, तो थोड़ा सा मेरा हौसला बढ़ा। मुझे लगा कि ना सिर्फ मैं किताब लिख सकती हूँ, मैं मैगज़ीन के काम के साथ उसको मैनेज भी कर सकती हूँ। तो चूँकि मैं फोर्स में कॉलम लिखती हूँ और फर्स्ट पर्सन के नाम से, और उसमें टेररिज्म के मुद्दे पे मैंने काफ़ी सारा लिखा है पिछले कई सालों में। तो जब मैंने अगली किताब के बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि मैं टेररिज्म से जुड़ी हुई कोई किताब लिखती हूँ। और चूँकि ये टेररिज्म का उन दिनों चर्चा जब हो रहा था, पूरे 2000 और 2010 वाले ये दो दशकों में, तो वो जिहादी टेररिज्म की इतनी चर्चा होती थी, तो फिर मैंने अगली किताब के बारे में यही सोचा कि मैं इस मुद्दे पे करती हूँ। मगर जब एक बार पब्लिशर से बातचीत शुरू हुई, तो वो किताब का फोकस बढ़ता गया, और फिर वो बढ़ते बढ़ते मेरी जो सेकंड किताब थी बॉर्न अ मुस्लिम बन गई। तो उसमें टेररिज्म का एक छोटा सा उसमें सेक्शन है जिस पे मैंने टेररिज्म के ऊपर बात की है, जिहाद के ऊपर बात की है, मगर वो स्कोप उसका बढ़ता ही चला गया। तो इस तरह से शुरुआत हुई। हम ये कहते हैं कि कोई भी लेखक जो लिखता है, तो उसका जो एक बैकग्राउंड होता है, जो परिवार होता है, उससे जो सीखता है, जो समझता है, वो जो देखता है, तो वो उतारता ज़रूर है, कहीं ना कहीं आता है। तो इन किताबों में वो झलक वो कहाँ तक है, और आपका क्या बैकग्राउंड है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि देखिए, मेरा बैकग्राउंड तो यही है, मैं हिंदी हार्टलैंड की ही हूँ, यूपी की हूँ, आगरा के रहने वाली हूँ। वहीं पे मेरी पैदाइश हुई है, मेरे वालिदैन अभी भी वहीं रहते हैं, और स्कूल तक मैंने वहीं पे मैं वहीं रही, स्कूल वहीं मैंने करा अपना। कॉलेज के लिए मैं दिल्ली आई थी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म किया था। उसके बाद
कुछ साल 1-2 साल के करीब मैं आगरा और दिल्ली के बीच में करती रही, क्योंकि मेरे जैसे कि नॉर्मली कंजर्वेटिव और बिजनेस फैमिलीज़ में होता है, और इसमें मेरे ख्याल से मुस्लिम्स का लेना देना नहीं है। ये नॉर्थ इंडिया की बिजनेस फैमिलीज़ में होता है कि लड़कियों को वो काम करना अलाउ नहीं करते माँ बाप। उनका होता ही है कि पढ़ लिख लिया बस अब शादी हो जाए। मैं इसमें रिलीजन इसलिए नहीं लाना चाहती हूँ क्योंकि मेरे जितने आगरा में फ्रेंड्स थे स्कूल में वो सारे नॉन मुस्लिम थे, और सबके साथ यही हुआ कि वो जैसे ही उन्होंने कॉलेज ख़त्म किया, इनफैक्ट उनमें से एक ने तो कॉलेज शादी के बाद ख़त्म किया है, उसकी वो सेकेंड ईयर में ही थी तो उसकी शादी उसके माँ बाप ने कर दी थी। तो बिज़नेस फैमिलीज़ में ये काफ़ी और छोटे शहरों की बिज़नेस फैमिलीज़ में ये काफ़ी ट्रेडिशन होता है। तो मेरे साथ यही थोड़ा सा स्ट्रगल चलता रहा, क्योंकि मैं वापस दिल्ली आके काम करना चाहती थी। तो 2 साल लगे जब तक मैंने अपने पेरेंट्स को, वालिदैन को राज़ी किया इसके लिए, और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली मेरी पर्सनल बैकग्राउंड ये है। अच्छा मैम, जो ये किताब आपकी जो बॉर्न मुस्लिम में है, तो ये आप कहते हैं कि CA NRC पे आप इसे ख़त्म किया था जी। तो वो क्या वक्त था और किस तरह से आपने इसको कैप्चर किया? जब किताब मैं लिखना, मैंने किताब एक्चुअली सबमिट करने वाली ही थी, और मेरा लास्ट चैप्टर जो था, कंक्लूडिंग चैप्टर जो था, वो किताब का एक तरह से समेशन होना था। ये दिसंबर 2019 की बात थी, मगर तभी NRC प्रोटेस्ट शुरू हो गई। तो मैंने फिर अपने सबमिशन को थोड़ा सा डिले करा, और मैंने पब्लिशर्स को कहा था कि मैं देखती हूँ कि ये कितने दिन चलती है, और मे बी मुझे नहीं लगता था कि इतनी लंबी चल जाएगी, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगता था कि इतनी लंबी चलेगी। तो मैं फिर गई, मैं शाहीन बाग गई, वहाँ पे मैंने कुछ लोगों से बात की थी, और मैं सोच रही थी कि अब मैं ये किताब को इसी नोट पे, ये एक ऑप्टिमिस्ट पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करूँगी कि इतना अभी भी लोगों में, स्पेशली मुस्लिम यूथ में, ये जज्बा है बिलोंगिंग का, कि ये हमारा देश है, हमारा, तो यहाँ पे हमारे बराबर के हक़ हैं और हम अपने हक़ों के लिए लड़ाई करेंगे। तो मैं चाहती ये थी कि मैं इस नोट पे ख़त्म करूँ। बट उसके बाद एक हमारा डिफेंस का शो होता है जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी मैगज़ीन पार्टिसिपेट करती है, तो वो थोड़ा सा डिले हो गया, उस शो की तैयारी में लग गई, तो मैं किताब कंप्लीट नहीं कर पाई। और वो लखनऊ में होना था डेफेक्स वो, तो हम वहाँ चले गए। वहाँ से वापस आए ही थे कि दिल्ली वायलेंस के शुरू होने के अंदेशे दिखने शुरू हो गए थे, वो ट्रम्प विज़िट हो रही थी। और फिर मैंने थोड़ा सा मेरा फ्रेम ऑफ माइंड बिल्कुल ही बदल गया, क्योंकि कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि दिल्ली जैसे शहर में दंगा हो सकता है, और इतना ब्लेटेंट दंगा हो सकता है उस टाइम पे जब सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल फ़ोन है, कुछ भी वायलेंस आप इमीडिएटली कैप्चर करके वायरल कर रहे हैं, आपके पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, हर जगह। तो फिर वो थोड़ा सा और डिले हुआ मेरा कंक्लूजन करते करते, और वो जो एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पे मैं किताब को ख़त्म करना चाहती थी, वो क्योंकि मेरा फ्रेम ऑफ माइंड, मेरे जज्बात बदल गए थोड़े से, तो वो भी थोड़ा सा बदल गया। और फिर इसलिए मैंने उसको, जो किताब का इंट्रोडक्शन था, वो इंट्रोडक्शन में मैंने उसको एंड में दोबारा ऐड किया एक सब टेक्स्ट की तरह से। और तो ये किताब फिर वो वायलेंस के बाद ख़त्म हुई। तो CAA NRC की प्रोटेस्ट एक हिस्सा था कंक्लूजन का, दूसरा हिस्सा दिल्ली के दंगे थे। मैम, जिहाद की आपने बात की, आजकल भी काफ़ी जिहाद का नाम लिया जाता है, लव जिहाद हो जाता है, हमारे एक मंत्री दिल्ली के हैं वो जीन्स जिहाद भी कहा जा रहा है, और एक मुख्यमंत्री नकल जिहाद भी कह रहा है। तो ये जिहाद क्या है, और ये सब जो जिहाद में बदल गए हैं इतनी चीज़ों को, इसको भी थोड़ा सा समझाइए दर्शक। देखिए, ये तो मजाक की बात है कि आप लव जिहाद कह रहे हैं, और आप लैंड जिहाद कह रहे हैं, और थूक जिहाद, और IAS जिहाद, और नौकरी जिहाद। बट जो मैं जिस जिहाद की बात कर रही थी, मैं उसको एक्चुअली टेररिज्म, और मैं बहुत सीरियसली उस सब्जेक्ट को मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है, न सिर्फ अपनी किताब में मगर अपनी राइटिंग में कई सालों से। इनफैक्ट 2005 के बाद से ही मैं मुसलसल इस सब्जेक्ट पे लिख रही हूँ। तो
अब जो ये सरकार ने ये पॉलिटिक्स के तहत और वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत ये उधम मचानी शुरू कर दी है, ये जिहाद वो जिहाद, तो ये खुद ऑफिशियल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे सरकार भी अपने इन बातों को सीरियसली नहीं लेती है। क्योंकि जब ये एक PIL डाली गई थी, कहा गया था कि लव जिहाद क्या है, आप एक्सप्लेन कीजिए, तो सरकार ने कहा कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं और हमें पता नहीं है लव जिहाद क्या है। तो खुद सरकार ने ये जवाब दिया था। तो उनको भी पता है ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, मगर ये वोट बैंक के लिए आप इस चीज़ को इतना बढ़ावा देते हैं ताकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, कि वो सबको पता है आप मुस्लिम्स को टारगेट करना चाहते हैं, तो वो इस कदर आपके जो मेन स्ट्रीम है उसके बाहर हो जाएं कि उनको जो CAA NRC में आपने देखा कि वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग से अपने राइट्स के लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ने के लिए सड़क पे आ गए थे, तो अब उनके अंदर इतनी हिम्मत ही कभी ना वो कर पाएँ, क्योंकि अब वो मेन स्ट्रीम से ही आपने इतना बाहर कर दिया है। आप इकोनॉमिक बॉयकॉट के आपने नारे लगा दिए हैं, आपके पॉलिटिशियंस टाइम टू टाइम सड़कों पे जाके कहते हैं कि हम मुस्लिम सब्ज़ी वाले को अपने मोहल्ले में नहीं आने देंगे, या चूड़ी वाले को या मेहंदी वाले को नहीं हम आने देंगे। तो वो वहाँ से आप उनको इकोनॉमिकली आप परेशान कर रहे हैं। अलग अलग त्योहारों पे या त्योहारों के बगैर भी आपने कह दिया कि हम मीट यहाँ नहीं बिकने देंगे, मगर आप ऑनलाइन जो नॉन मुस्लिम्स मीट सप्लाई कर रहे हैं और हलाल मीट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब ये तमाम ब्रांड्स जो हैं, मीटिगो है, लिशियस है, जो आपके ऑनलाइन ऐप्स पे सप्लाई करती हैं, हलाल मीट सप्लाई करती हैं, आप उनके ऊपर रोक नहीं लगाते क्योंकि उसकी ओनरशिप मुस्लिम नहीं है। तो आप सिर्फ चूँकि मुस्लिम्स छोटी दुकानें चला रहे हैं तो आप दुकानों पे पाबंदी लगा रहे हैं। तो ये सारे इकोनॉमिक उनका डिप्राइवेशन, मतलब इकोनॉमिकली आप उनको परेशान कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को आप में खलल डाल रहे हैं। जब आप ये आपके लिंच मॉब्स निकल जाते हैं, कभी किसी को पीट दिया, जान से मारना तो एक एक्सट्रीम एक्ट हो गया, उसको सरकार कह देती है कि तो स्ट्रे इंसिडेंट है, तो चलिए ठीक है वो स्ट्रे इंसिडेंट है, मगर आम तौर पे किसी को हैरेस करना, सड़क पे रोक के परेशान करना, जय श्री राम के नारे लगवाना, ये स्ट्रे इंसिडेंट्स नहीं है ना, ये तो बहुत आम हो गया है। बस में किसी को पकड़ लिया, किसी को इस बाइक पे जाते हुए लड़के को रोक दिया, उसके पीछे अगर बुरखे में कोई बैठी है या हिजाब में कोई बैठी है, तो ये आपने इनसिक्योरिटी, आपने स्ट्रीट की सड़कों की पे लोगों को निकलने में खौफ है, ये खौफ आप बढ़ाते जा रहे हैं। कानून के तहत भी आप उनको मार्जिनलाइज करते जा रहे हैं। जैसे कि आपने अपने कानून के इंटरप्रिटेशंस को आप मुस्लिम्स के लिए अलग रखते हैं। आपके चीफ जस्टिस जहाँ मौका मिलता है रिटायरमेंट के बाद बोलते हैं बेल इज़ रूल, जेल इज़ एक्सेप्शन, मगर जब ये मुस्लिम लोगों के ऊपर आता है तो आप इसको उल्टा कर देते हैं। तब तो बेल इज़ एक्सेप्शन है, जेल इज़ रूल है। तो आप 5-5 साल तक जो CAA NRC के हैं, उमर खालिद हैं, खालिद सैफ़ी हैं, ये आपने इनको जेल में डाला हुआ है, या हनी बाबू हैं, आपने उनको जेल में डाला हुआ है। इसके अलावा आप रैंडमली कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, एक वक्त था कहीं टेररिस्ट अटैक थोड़ा बहुत होता था, मामूली भी अगर होता था, तो आप जाते थे और वो जो कुछ सिलेक्टेड आपने मुस्लिम मोहल्ले अपने मतलब सिलेक्ट किए हुए थे कि ये है जगह जहाँ से हम लोगों को पकड़ लेंगे, तो वो आपका एक तरीके से रिसोर्स था लोगों को अरेस्ट करने के लिए। और 20-20 साल के लिए अंडर ट्रायल वो UPA या उससे पहले जो आपका था टाडा था, अलग अलग आपके जो एक्ट्स रहे हैं, आपने उनके अंडर उनको बंद करा हुआ था। टाडा के बाद एक और आया था जो मैं भूल रही हूँ इस वक्त, नहीं NSA तो अभी भी है, बट वो नहीं, PSA तो कश्मीर में है ना, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट। तो एनीवे, तो ये वेरियस एक्ट्स के तहत आप उनको बंद कर देते हैं। और फिर जब फाइनली केस आता है तो 20 साल लग जाते हैं, 22 साल लग जाते हैं, और फिर वो एक्विट हो जाते हैं एज इनोसेंट, बिकॉज उनके अगेंस्ट कोई चार्जेस प्रूव नहीं होते। तो आप लीगली भी उनको पुश कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये इतने अलग अलग तरीके से आप मुस्लिम्स को मतलब उनको उनकी जगह माशरे में, सोसाइटी में दिखा रहे हैं कि फिर ये कहना कि ये तो मजाक की बात हो गई, ये जिहाद वो जिहाद, TV चैनल्स वाले वे कह देंगे कि वो तो एक रात का प्रोग्राम था, ये फिर मजाक की बात नहीं रहती है।
फिर ये इतनी सीरियस बात हो जाती है जितनी कि एक्चुअली टेररिज्म की, या एक वक्त में हम जिहाद की बात करते थे कि ये लोगों को मुस्लिम्स को भी वर्गला रहे हैं जिहाद के नाम पे, उनसे टेररिस्ट एक्टिविटी करवा रहे हैं। तो अब ये मजाक जो है ये भी इस लेवल का सीरियस को हमें इस लेवल की सीरियसनेस से देखना चाहिए कि आप किस कदर कितनी तरीके से उनको मेन स्ट्रीम से हटा रहे हैं। मैम, आपकी इस किताब की बात करते हैं, ये आपके हिंदी हार्टलैंड आई है जी। और इसी साल आरएसएस के 100 साल भी हुए हैं, तो कुछ ताल्लुक है? नहीं, इसका आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है, बजाय मतलब सिवाय इसके कि आरएसएस का इंडिपेंडेंस के बाद का जो मेरे किताब का सेक्शन है, जो कि काफ़ी बड़ा सेक्शन है किताब का, तो आरएसएस उसमें बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद की स्पेशली जो हिंदी बेल्ट की जो हमारी पॉलिटिक्स जैसे उभरी है, उसमें आरएसएस का बहुत बड़ा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है। ये जो सोसाइटी में हमारी डिवाइसिवनेस आई है, ये हमारे यहाँ जो इंडिपेंडेंस के बाद पार्टीशन का जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स थे, एक्चुअली ज़्यादातर काफ़ी लोग ये बात भूल जाते हैं कि जब पार्टीशन हुआ था तो हालांकि हिंदी बेल्ट में पार्टीशन नहीं हुआ था, पंजाब और बंगाल में हुआ था, मगर पंजाब से जो और जो या वेस्ट से जो रेफ्यूजीज़ आए थे इंडिया में, वो मेजॉरिटी हिंदी बेल्ट में सेटल हुए थे, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे लखनऊ में हो। ये जितने रेफ्यूजी कैंप्स बने थे ये इस एरिया में बने थे। तो ये पूरा रीजन जो है ये इन्होंने मैक्सिमम रेफ्यूजीज़ को रिसीव किया था, होस्ट किया था। तो उसका असर इस यहाँ की सोसाइटी पे काफ़ी पड़ा, क्योंकि जब ये रेफ्यूजीज़ यहाँ पर आए हैं तो आरएसएस ने रेफ्यूजी कैंप्स में बहुत काम किया है। कई लोग कहते हैं कि इतना काम नहीं किया जितने का उन्होंने क्रेडिट लिया है। मैं इस डिटेल में बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ कि कितना काम किया है, कितना क्रेडिट लिया है। मान लेते हैं उन्होंने बहुत काम किया रेफ्यूजीज़ की, उन्होंने बहुत रिहैबिलिटेशन में और बाद में एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में उनको काफ़ी मदद करी है। बट इसका साथ साथ उन्होंने उनमें रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दिया। अब जो रेफ्यूजीज़ आए थे वो ऑलरेडी अपने साथ अपने बुरे एक्सपीरियंसेस और एक हद तक मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नफ़रत लेकर आए थे, क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस से वो नफ़रत पैदा हुई थी। तो उसको और बढ़ावा देके उनको इंडोक्ट्रिनेट किया मुस्लिम्स के ख़िलाफ़। तो ये एक बहुत बड़ा तबका यहाँ पर बस गया, यहाँ का हो गया हिंदी बेल्ट का, जो पंजाब से आया था। उनमें कंटिन्यूसली एक मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा हुई और बढ़ती ही रही। इसका नतीजा ये था कि ये पार्टीशन के बाद जो हमारे 50 के दशक में कुछ ख़ास नहीं वायलेंस उतना हुआ, मगर 60 का अगर आप दशक देखें तो हर साल किसी न किसी हिस्से में कोई ना कोई दंगा हुआ है। और एक्चुअली इसको मैं दंगे भी नहीं कहती हूँ, मैंने इस किताब में भी लिखा है और मैंने पिछली किताब में भी लिखा है कि जिनको हम दंगे कहते हैं ये हम ज़्यादातर कुछ को छोड़ के एक तरफा वायलेंस रहा है, एक पर्टिकुलर समुदाय का दूसरे समुदाय के ख़िलाफ़, हिंदूज़ का मुस्लिम्स के ख़िलाफ़, जिसमें पुलिस ने अक्सर पार्टिजन मतलब एक तरफा रोल अदा किया है। तो ये कहना कि ये वायलेंस है, दंगा हो गया, दोनों तरफ से इक्वल टू एंड फ्रो का वायलेंस हुआ है या फसाद हुआ है, ये वैसे नहीं हुए हैं। तो ये तो इसीलिए आरएसएस का इसमें काफ़ी बड़ा रोल रहा है। आप देखेंगे जो दंगे हुए हैं बिहार में, पार्टीशन के बाद के दंगे जो हैं, चाहे वो जमशेदपुर में है चाहे वो रांची में है, तो इसमें बाद में या भागलपुर में, तो बाद में जितने लोगों ने एकेडमिक्स ने इस पे रिसर्च की है और उन्होंने कहा, ये बात का नतीजा निकाला है कि इनकी वजह ये थी कि हम पहले सोच नहीं पाए थे कि रूरल एरियाज़ में भी, देहात में भी आरएसएस की कितनी पहुंच हो चुकी थी। तो ये दंगों का जो ब्लेम है ये आरएसएस के ही मत्थे चढ़ता है। और फिर 80s में आप देख लीजिए, जब ये राम टेम्पल का मूवमेंट शुरू हुआ है तो उसमें भी वो आरएसएस का ही स्पॉन्सर्ड मूवमेंट है ना, चाहे फोरफ्रंट पे वीएचपी और फिर साथ साथ बीजेपी है, बट ये सब एक बड़े संघ परिवार का ही हिस्सा है। तो हमारे हिंदी हार्टलैंड की जो पॉलिटिक्स का जो जैसे उभरी है आज़ादी के बाद से, पार्टीशन के बाद से, इसमें आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है।
एक चैप्टर जो मेरा लास्ट सेक्शन में एक चैप्टर है, वो है किस तरह से सोशलिस्ट्स जो थे, चाहे वो राम मनोहर लोहिया या जयप्रकाश नारायण, और उसके बाद तक आते आते भी वीपी सिंह, पहले जॉर्ज फर्नांडिस, ये सारे लोगों ने किस तरीके से आरएसएस को मेन स्ट्रीम करने में मदद की, क्योंकि उनको पॉलिटिकल पावर चाहिए था, या जेपी का जो भी विजन था, उन्होंने इतनी दूर का नहीं सोचा कि अगर आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन को हम मेन स्ट्रीम कर देंगे, उसको सत्ता में आने में मदद करेंगे, तो हमारे यहाँ सोसाइटी में और कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मैं 1977 की जो जनता सरकार बनी थी, जिसमें जनसंघ ने अपने आप को सरकार में शामिल किया था, मेरे हिसाब से हिंदी बेल्ट के लिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जनसंघ सरकार में शामिल हुई, जनसंघ के लोग सरकार में 3 मिनिस्टर्स बने, और जिसमें से एल.के. अडवाणी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बने। तो जो मीडिया में आरएसएस का इनरोड्स हुए धीरे धीरे, वो उसकी शुरुआत 77 से हो गई थी, क्योंकि वो मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने तरीके के लोगों को अब सरकारी तमाम इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे भर्ती करा। उसका नतीजा ये निकला कि जब 80 के दशक में 84 के बाद से, जब ये अब बीजेपी तो 80 में बन गई थी, तो ये जब धीरे धीरे अपना स्प्रेड कर रहे थे, अपने टेंटिकल्स फैला रहे थे, तो इसमें मीडिया ने इनकी बहुत मदद की। राजीव गांधी की सरकार ने जितनी गलतियां की, चाहे वो बाबरी के ताले खोलने हो या शाबानो का केस हो, सब्सिक्वेंटली ये जो दंगे भी हुए, फिर वो फोर्स हुआ, ये सारे इल्ज़ाम अभी तक कांग्रेस सरकार पे लगे हुए। एंटी सिख वायलेंस हुआ इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद, ये सारे धब्बे अभी भी कांग्रेस के दामन पे लगे हुए हैं। ये कांग्रेस इसको धो ही नहीं पाई, क्योंकि मीडिया कंटिन्यूसली इनको उछालता रहा, क्योंकि मीडिया एक एजेंडा के तहत भी काम कर रहा था। सरकार को एक्सपोज करना बहुत अच्छी बात है, मगर ये उस वक्त सरकार को एक्सपोज करने की हिम्मत मीडिया को कहीं और से भी मिल रही थी कि हमें सरकार को एक्सपोज करना है। ये हिम्मत आगे के बाद, उसके बाद नहीं दिखाई दी, बाकी जब सरकारें आईं। ये हिम्मत ज़्यादातर कांग्रेस या यूपीए की बाद में जो सरकारें बनी, उनके अगेंस्ट ही मीडिया ये हिम्मत दिखाता रहा। जब एनडीए की सरकार पहली बनी थी, वाजपेयी की सरकार, कभी मीडिया में लार्ज स्केल डिबेट या डिस्कशन नहीं हुआ वाजपेयी की अलग अलग पॉलिसीज़ को लेके, जबकि अब रेट्रोस्पेक्ट में लोग कहते हैं कि नहीं, वाजपेयी ने वो वाली पॉलिसी भी गलत थी, वो भी गलत थी। बड़े रेगुलर जर्नलिस्ट, जो इनको हम कभी मान भी नहीं सकते हैं कि वो गोदी मीडिया हैं, अभी भी वो मतलब मतलब अभी भी वो अपने दिमाग में ये कन्विंस्ड हैं कि वाजपेयी वाज अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, मतलब इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स इंडिया हैज़ हैड। जबकि आप रेट्रोस्पेक्ट में उनकी पॉलिसीज़ देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि एक्चुअली उनकी हर पॉलिसी में बहुत बड़ी बड़ी खामियां थीं। और चूँकि मैं नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस की बात करती हूँ, इस सब्जेक्ट पे मैं लिखती हूँ, तो इनकी इस एरिया में जितनी भी इन्होंने कदम उठाए, उन सारे कदमों ने हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कमज़ोर किया। हमारे नेशनल सिक्योरिटी का जो जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जुड़ा हुआ ब्यूरोक्रेसी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो मुझे नहीं लगता है कि हमें इतना उनको ब्लैंकेट स्वीप से उनको देखना चाहिए कि बहुत महान प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी सरकार की तक आते आते तो बिल्कुल ही काया पलट हो गई है कि आप कुछ भी एक्सपोज करना चाहें उनके अगेंस्ट, कोई इल्ज़ाम उनके ऊपर लगता ही नहीं है, चाहे वो रफ़ेल का इल्ज़ाम हो, चाहे ये अडानी वाला हो, चाहे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव कोविड के मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम हो, डीमोनेटाइजेशन का हो, मतलब कुछ भी इल्ज़ाम उनके ऊपर नहीं लगता है, वो हमेशा साफ़ सुथरे उभर के आते हैं। तो इसमें मीडिया का ही रोल है। और ये सारे का मैं जो, अगर आप जड़ पे जाएंगे तो मैं इसको 1977 का इलेक्शन जिसमें जेपी ने उनको मेन स्ट्रीम किया, उसको इल्ज़ाम देती हूँ।
मैम, ये किताब का पहले नाम आपको ख्याल में आया कि लिखने के बाद आपने इसके नाम को सोचा? नहीं, किताब का नाम किताब लिखने के बाद पब्लिशर्स ने दिया है। अच्छा। मेरा इस नाम पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैंने जब किताब शुरू की थी लिखना, तो मैं तो हिंदी बेल्ट पे ही किताब लिख रही थी, तो ये नाम का श्रेय पब्लिशर्स को जाता है। तो अब इसको हम किस तरह से समझें, अगर हमारे दर्शक समझ नहीं रहे तो इसके अंदर क्या हार्टलैंड की आप क्या बात कर रहे हैं? ये आप इसका कंटेंट पेज अगर खोलेंगे जी। तो आपको दिखेगा ये क्या है। बेसिकली ये हार्टलैंड की का प्रोफाइल है। तो ये हिंदी हार्टलैंड जो है, ये मैंने जो एरिया कवर किया है, ये राजस्थान से लेके झारखंड तक का है, जिसको इंडो गैंजेटिक वैली कहा जाता है। तो ये जोग्राफिकली इस एरिया को एक जोग्राफिकल यूनिट माना जाता रहा है हिस्टोरिकली। इंडो गैंजेटिक वैली कहा जाता है। हरियाणा इसका हिस्सा नहीं है क्योंकि वो इंडस वैली में आ जाता है। तो ये किताब बेसिकली इस रीजन की, राजस्थान से झारखंड का एक प्रोफाइल है। तो इसका जोग्राफी है, इसकी सोसाइटी है, इकॉनमी है, यहाँ की लैंग्वेजेस हैं, यहाँ का कल्चर है एक सेक्शन में। फिर ये थोड़ा सा पोर्शन जो है ये हिस्ट्री का है, और ये इस एरिया की। तो मैंने हिस्ट्री जो है वो यहाँ का शुरू की है जब पहली मुस्लिम सरकार यहाँ पे, पहली मुस्लिम एम्पायर यहाँ बनी है। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे बड़ी एम्पायर कोई थी नहीं। प्री हिस्टोरिक मतलब एंशिएंट टाइम में छोटी एम्पायर्स थी काफ़ी सारी, बट एक सेंट्रल अथॉरिटी जिसने इस रीजन को यूनाइट किया एज अ पॉलिटिकल यूनिट, तो वो दिल्ली सल्तनत के बाद हुआ है। कि दिल्ली सल्तनत ने ये पूरा यूपी से एक्सपैंड करा, बिहार में काफ़ी उनका था, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश का काफ़ी हिस्सा। तो ये मैंने हिस्ट्री का जो सेक्शन है वो मैंने दिल्ली सल्तनत के बनने से स्टार्ट किया है। और उसके बाद फिर यहाँ मुग़ल्स आए, ये यूनिटी और एक्सपैंड हुई इस रीजन को, और पॉलिटिकली एंटिटी ये बढ़ गई, डेक्कन तक आ गई। और फिर मराठास डेक्कन से ऊपर आए। तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिसको मैंने इसमें इंक्लूड किया है कि यहाँ के जो राजपूत थे इसी रीजन के थे, वो कंट्रोल नहीं कर पाए मुगल्स की डाउनफॉल के बाद इस रीजन को। डेक्कन से मराठास आए एंड वो यहाँ पे एक पावरफुल एंटिटी बने, और उन्होंने फिर यहाँ की सोसाइटी में काफ़ी सारे बदलाव मराठास के यहाँ पर आने से हुए। तो वो पोर्शन है इसमें। फिर ब्रिटिश का है, पूरा ब्रिटिश एम्पायर का फॉर्मेशन, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर कैसे एम्पायर बिल्डिंग हुई, और उस एम्पायर ने कैसे यहाँ की सोसाइटी में डिवाइसिवनेस, आपस में डिविजन्स क्रिएट किए। हिंदू मुस्लिम डिवीज़न सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट डिवीज़न उन्होंने क्रिएट किया। इकोनॉमिकली कैसे इस रीजन को उन्होंने डिग्रेड करा, मतलब पिछड़ापन धीरे धीरे आता कैसे गया ब्रिटिश पॉलिसीज़ के तहत, वो एक पोर्शन है। और फिर फ्रीडम मूवमेंट का इस रीजन में क्या असर रहा, और इस रीजन ने फ्रीडम मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन दिया। क्योंकि अगर हम देखेंगे गांधी का जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई है वो इस रीजन से हुई है, बिहार के चंपारण से हुई है। तो ये रीजन में मोबिलाइजेशन जब होता था गांधी सत्याग्रह के लिए, तो मेजॉरिटी मोबिलाइजेशन बिहार और यूपी से होता था। तो इसलिए यहाँ की पॉलिटिक्स पे भी उसका क्या असर पड़ा, वो सत्याग्रह की कॉन्शियसनेस का। तो जो जिसको कहा जाएगा जो नीचे सबसे कमज़ोर तबके थे, वो कैसे पॉलिटिकली एम्पावर हुए, क्योंकि गांधी के सत्याग्रह से उनको वो सेंस ऑफ एम्पावरमेंट मिला, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, कि हम बदलाव ला सकते हैं। तो वो एक सेक्शन है। एंड उसके साथ साथ यही फ्रीडम मूवमेंट पे कैसे इंडिया का आइडिया, एक हिंदू इंडिया का आइडिया, या हिंदुआइजेशन ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुआ, कि ये जो हिंदू थिंकिंग है या हिंदू विचारधारा है या सनातनी विचारधारा है, वो कैसे मेन स्ट्रीम होती गई। मेन स्ट्रीम इन द सेंस कि नॉर्मलाइज हो गई, कि अगर आप हिंदू हैं तो आप नेचुरली वो हैं, देशभक्त हैं, मगर अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको अपनी देशभक्ति दिखानी है। तो इसलिए नेशनलिस्ट मुस्लिम्स हुए, बट हिंदू नेशनलिस्ट हुए। तो वो ये लैंग्वेज में हमारे कैसे ये बदलाव आया, तो ये सब है। और फिर इंडिपेंडेंस के बाद का ये रीजन का कैसे अलग अलग स्टेट्स का की पॉलिटिक्स उभरी पोस्ट इंडिपेंडेंस,
क्यों बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश और राजस्थान से बिल्कुल अलग तरीके से उभरी। मल्टी पार्टी सिस्टम इन दोनों स्टेट्स में आया, मगर राजस्थान में मध्य प्रदेश में क्यों नहीं आया? वहाँ पर अभी भी 2 पार्टी सिस्टम क्यों है? वहाँ पे कास्ट अवेयरनेस या कास्ट बैकलैश क्यों नहीं है जो हम यूपी में और बिहार में देखते हैं? तो ये सारी चीज़ें हैं। समझा पाएंगे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और बिहार और यूपी के लोगों की सोच में फ़र्क है ये? जी, लोगों की सोच में फ़र्क है। उसकी वजह ये है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान जो हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थे, तो यहाँ पे ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं थे। तो ये जो फ्रीडम मूवमेंट था ये यहाँ पर नहीं हो रहा था। ये सत्याग्रह में जो मोबिलाइजेशन होता था वो यहाँ नहीं होता था। तो यहाँ पे चूँकि राजा थे और राजा जो थे हायरार्की बहुत स्ट्रांगली इम्पोज करते थे कि हम राजा हैं तो ये प्रजा है तो वो झुक के रहेगी, वो पूरे सर झुका के आपको प्रणाम करेगी या ज़मीन पे लेट के करेगी। तो ये हायरार्की का जो जज्बा है ये इन 2 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा था। तो अब जब आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी तो कांग्रेस ने जो कोशिश करी थोड़ी बहुत घुसपैठ करने की, तो वो यूपी और बिहार में तो वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, मगर मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो राजाओं के ख़िलाफ़ लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे थे। तो कांग्रेस के पास जो फोर्स थी, जो थोड़ा बहुत लोग आए जुड़े कांग्रेस से, वो थे जो ऑलरेडी गरीब पिछड़े हुए थे। तो यूपी जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये लोग कांग्रेस के साथ जुड़े, जिसमें दलित भी हैं, थोड़े बहुत ओबीसीज भी हैं, थोड़े बहुत मुस्लिम्स भी होंगे, और जो अपर कास्ट थे, जो राजा थे, जो ठाकुर थे, राजा के नीचे सेकेंड टियर, ये ब्राह्मण्स जो थे, वो ऑटोमेटिकली जनसंघ या आरएसएस से जुड़ी हुई पार्टीज़ के साथ, उस ज़माने में एक पार्टी थी अखिल भारतीय रामराज परिषद, वो उनके साथ जुड़ गए। तो यहाँ पर ये हायरार्की, इसीलिए कास्ट वायलेंस भी यहाँ पर आप हर रोज़ के लेवल का देखते हैं कि वो घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया, आप वो ज़मीन पे बिठा दिया, मारपीट कर दी, मगर मास मैसेकर्स नहीं देखते हैं, क्योंकि दलित्स का यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो ही नहीं पाया। वो शुरू से ही कांग्रेस के साथ, क्योंकि उन्होंने ये हायरार्की में अपनी जगह वो इतनी दिमाग में बैठ गई है कि वो इससे बाहर ही नहीं निकल पाए। तो ये इसलिए इनकी पॉलिटिक्स दोनों स्टेट्स में, क्योंकि ये प्रिंसली स्टेट्स थे, तो ये हायरार्की बेस्ड पॉलिटिक्स बन गई, और यहाँ की पॉलिटिकल, जिसको कहा जाता है वर्टिकल पॉलिटिकल पार्टी बन गई। तो कांग्रेस एक वर्टिकल पॉलिटिकल पार्टी बन गई, जिससे नीचे के तबके के लोग शामिल हुए और ऊपर उठे। यूपी बिहार में चूँकि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन 1919 से चला आ रहा था, मतलब वो जो सेकेंड डेकेड था 20वीं सदी का, तब से चला आ रहा था, तो यहाँ पे उस वक्त भी लोगों में पॉलिटिकल जागरूकता बहुत ज़्यादा होती ही चली गई। और आज़ादी के बाद तो फिर वो हर पार्टी या हर कास्ट को लगता था कि हमें अपने राइट के लिए लड़ना है, तो हर कास्ट ने अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ खोल ली, शुरू कर दी, चाहे उसमें 4 लोग हों चाहे 10 लोग हों। इनफैक्ट बिहार की पॉलिटिक्स में अगर आप 50 और 60s का डेकेड देखेंगे तो वो 4-5 MLAs के साथ भी चीफ मिनिस्टर लोग बन जा रहे थे। तो ये जो मोबिलाइजेशन का ही नतीजा था कि इतनी जागरूकता यहाँ पे पैदा हो गई, तो इसलिए इनकी पॉलिटिक्स इतनी अलहदा हो रही। मैम, आप इसके लोगों से मिल रहे होंगे, स्टूडेंट्स से मिलेंगे, यूथ को इसको लेकर, किताब को लेकर क्या है, कुछ आपने बताया, कभी समिट में आने में गए होंगे, तो उनके क्या रिएक्शन है जब ये खबर थी ये किताब के बारे में? एक्चुअली मुझे तो अभी तक बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। मैंने ऐसे कभी कैटेगराइज नहीं किया कि यूथ क्या सोच रहे हैं और बड़े लोग क्या सोच रहे हैं, बट मेरा फीडबैक ज़्यादातर लोगों का ये रहा है कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस किताब में, और मुझे खुद पता, मेरी किताब है, मैं तारीफ़ नहीं करना चाहती हूँ अपनी किताब की इस तरह, मगर ये फैक्ट है कि जब मैं ये लिख रही थी किताब, तो कई सारे, जब मैं एक्सपर्ट्स को और स्पेशली एकेडमिक्स को, मैं प्रोफेसर्स को अलग अलग सब्जेक्ट के जब मिल रही थी और उनसे मैं स्पेशली हिंदी बेल्ट के बारे में सवाल करती थी, तो स्पेशली इकोनॉमी के ऊपर जब मैं बात करती थी, तो मुझे ज़्यादातर रिस्पांस लोगों का ये मिलता था कि आज तक कभी हमने इकोनॉमी को रीजन के हिसाब से नहीं देखा है, तो और हिंदी बेल्ट तो देखा ही नहीं है हमने कभी इस तरीके से। इस सब्जेक्ट को रीजनल या जोग्राफिकली नहीं एड्रेस किया गया है।
तो और बाद में जो इसके रिव्यूज़ में भी मुझे फीडबैक यही मिला है कि हिंदी बेल्ट को एज अ होल यूनिट लेते हुए ये प्रॉबेबली पहली किताब है। इस तरह की किताब इससे पहले नहीं आई है, और क्यों नहीं आई है मुझे मालूम नहीं, बट इत्तेफाक की बात है कि ये किताब लिखने का मुझे मौका मिला, और मैंने इस पूरे रीजन को जितनी डिटेल से समझाया जा सकता है उतने समझाने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे एकेडमिक सोर्सेज हैं, ओरिजिनल सोर्सेज भी हैं, फिर बहुत ग्राउंड रिपोर्टिंग है, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया है किताब लिखने के लिए, लोगों से बात की है, तो इसमें साइटेशंस भी हैं अगर किताबों के, तो इंटरव्यूज़ भी हैं, उनके रियल एक्सपीरियंसेस भी आजकल जो लोगों के हैं वो उस पर इनकॉर्पोरेट करते हुए। तो मेरे हिसाब से ये एक तरह से मिडल ऑफ द रोड टाइप की किताब है, जिसमें रिपोर्टाज भी है और रिसर्च भी है। मैम बहुत अच्छा लगा, इतनी सी चर्चा लगी, और मुझे लगता है कि ऑडियंस को बहुत कुछ समझा होगा। कुछ और चलते चलते हमारी ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगे कुछ और? यही, प्लीज़ आप किताब खरीदिए और पढ़िए। चलिए, इसका लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। जी, इसका अमेज़ॉन का लिंक, मतलब ये अमेज़ॉन पे भी है और कई सारी और वेबसाइट, फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी है, प्लस बुक स्टोर्स में तो है ही। तो आप अगर बुक स्टोर्स प्रेफर करते हैं खरीदना, कई सारे लोग बुक स्टोर्स जाना पसंद करते हैं, तो आप बुक स्टोर्स से भी ले सकते हैं। तो अब इसके बाद कुछ और तैयारी है कि अभी थोड़ा नहीं, तैयारी है, तैयारी तो हर वक्त चलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप राइटर हैं तो आपको हर वक्त लिखने की बारे में या तो लिखना चाहिए या सोचना चाहिए। तो मैं एक और अभी किताब पे काम करना मैंने शुरू किया है, बट अभी शुरू किया है, तो उस बारे में बात करना नहीं चाहती हूँ। तो आज हमने, आप लोगों ने जैसा कहा था, हमने गजाला वहाब जी से आपसे बात कराई। ऐसी ही शख्सियत बराबर आप दा स्वतंत्र पर देखते रहेंगे, तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।